नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में फटाफट अंदाज में महज 1 मिनट के भीतर। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में। अमेरिकी विशेषज्ञों का दरअसल कहना है कि रूस का लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। रूस यूक्रेन युद्ध के 47वें दिन तक रूसी सेना कीव को जीतने में नाकाम रही। इसे देखते हुए रूस ने अपनी योजना में बदलाव करते हुए पूर्वी यूक्रेन पर फोकस किया है। सोमवार को रूसी सेना का बड़ा काफिला इज्यूम शहर और नीपर नदी के आसपास देखा गया। यहाँ यूक्रेन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बश्तांका में रूस के क्रूज मिसाइल से भरे ट्रक पर हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में रूसी हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। अमेरिकी विशेषज्ञों को आशंका है कि रूस नीपर नदी के आसपास बड़े हमले की योजना तैयार कर चुका है। खार्किव शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित इज्यूम शहर में अब तक यूक्रेनी सेना ने रूस को तोस 1A सॉल्त्सेप्योक जैसी शक्तिशाली तोपों के साथ कड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब रूसी सेना के बड़े काफिले के यहाँ पहुँचने के बाद हालात बदल सकते हैं। तो रूस किसी बड़े हमले की तैयारी में है। ऐसे में रूस के मंसूबे साफ है। रूस ने साफ कह दिया है कि जब तक उसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होते हैं तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कहां जाकर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर विराम लगेगा। इसी बीच अब खबर भारत और अमेरिका को लेकर आपको बता रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय बैठक हुई, 2+2 वार्ता हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एस जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सभी देशों से रूस के साथ बड़े हथियारों का लेन देन नहीं करने की अपील कर रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई और इस दौरान जो मंत्री स्तरीय ये बैठक हुई, इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ मिले और इस दौरान रूस और यूक्रेन के मुद्दे का भी जिक्र हुआ। लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और इस चुनाव में बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा किया है। तो वहीं 3 सीटें अन्य के खाते में गई है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के ठीक 1 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत चुकी थी, जिसकी वजह से 27 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में 36 में से 33 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि 3 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनावों में बीजेपी के प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। इन नतीजों में खास बात ये रही कि माफिया और MLC ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि इसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी अब विधान परिषद की 100 में से 64 सीटों पर काबिज हो गई है।
तो विधान परिषद में भी अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 37 में से 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है, यानी कि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। ऐसे में अब दिल्ली की खबर है, दिल्ली में बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में बुजुर्गों को दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने इसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा है। इसके उद्घाटन को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं, हम उन्हें घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल हम रखेंगे, उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे और इस निवास में उनके लिए सारी सुविधाएं एकदम फ्री होंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने खुद सीनियर सिटीजन होम को घूमकर देखा है। दिल्ली में बने इस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास में बुजुर्गों के लिए हर चीज का ख्याल रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी मैं घूम के आया, बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो बुजुर्गों के लिए ये निवास बनाया गया है, यानी कि सीनियर सिटीजन होम बनाया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया। और ऐसे में बड़ी सौगात है दिल्ली सरकार की ओर से जो बुजुर्गों को दी गई है। अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के आयोजन में छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। ये आयोजन जम्मू कश्मीर के संबा जिले में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे में खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामनवमी के अवसर पर महानदी, शिवनाथ और जोंग नदियों के संगम पर स्थित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरी नारायण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए प्रथम चरण के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करने के बाद 3 दिन भव्य समारोह के समापन के मौके पर आम जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि शिवरी नारायण भगवान राम, प्रभु जगन्नाथ और माता शबरी की नगरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान शिवरी नारायण में एसडीएम कार्यालय खोलने, खरोट के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर को विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया। यही हमारा पूरे हिंदुस्तान का रास्ता है। यही रास्ता हमें शांति की ओर ले जाएगा। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन हो रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ को भी 12 राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें मिलने वाले हैं। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है। ऐसे में पंजाब से खबर आपको बता दें, पंजाब चुनाव के लिए गठित किए संयुक्त समाज मोर्चा को एक और झटका लगा है। दरअसल 16 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद संयुक्त समाज मोर्चा को एक और बड़ा झटका लगा है। 16 किसान संगठनों ने बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाले संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन किसान संगठनों का कहना है कि वो अब राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे। किसान नेता मंजीत सिंह राय की अगुवाई में 16 किसान संगठनों की एक और मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद इन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो अब संयुक्त समाज मोर्चा का हिस्सा नहीं बने रहेंगे। राजनीति से अलग होने के बाद इन किसान संगठनों की अब संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल रहे 22 किसान संगठनों ने राजनीति में आने का फैसला लिया था। बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 22 में से 13 किसान संगठनों ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब इन किसान संगठनों की ओर से राजनीति को अलविदा कह दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी होती है या नहीं।
तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल की अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा का गठन हुआ था। राजनीति में किसान मोर्चा ने एंट्री की थी, लेकिन अब चुनाव के बाद में एक के बाद एक झटके संयुक्त समाज मोर्चा को लग रही हैं और 16 किसान मोर्चा ने अब इस संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब खबर हिमाचल के ऊना से है। हिमाचल की ऊना में हुई मासूम बच्ची की हत्या के मुद्दे पर अब सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी बात कही है। सीएम का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऊना की मासूम बच्ची की हत्या का मुद्दा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक पहुंच गया है। मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले आरोपी 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, घटना बहुत ही दर्दनाक है और मामले में डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द घटना की जाँच पूरी करें। आपको बता दें, मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी की जाए, इसे लेकर भी कानूनी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मासूम बच्ची के पिता से बात की है और अपनी संवेदनाएं परिवार को जताई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊना के लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। डीजीपी खुद वहां पर मौके पर भी जाकर के आए हैं। आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं। तो ऊना में मासूम बच्ची की हत्या के बाद से ही लगातार इंसाफ की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब खबर हरियाणा से है, जहां पर शिक्षा नियम 134A को लेकर अब हरियाणा सरकार की ओर से नई शर्तें लागू की गई हैं, जिसे लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। हरियाणा में नियम 134A काफी समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 134A को लेकर सरकार के फैसले को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं अभिभावकों की नाराजगी भी सामने आई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने नियम 134A को लेकर नई शर्तें लागू की हैं। अभिभावकों की मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शिक्षा के नियम 134A को एकदम खत्म नहीं करने का फैसला लिया है। स्कूलों में 134A के नियम के तहत दाखिला प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अब 134A के तहत हर साल एक कक्षा को खत्म किया जाएगा, जिसके तहत आगामी 12 सालों में 134A पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं 134A के तहत अब दाखिला सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनके अभिभावकों की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार भी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। तो 134A को अभी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन नई शर्तें हैं जरूर जो 134A को लेकर लागू कर दी गई हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर अब पंचकुला से है। पंचकुला में जेजेपी की अहम बैठक हुई और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी दुष्यंत चौटाला की ओर से दी गई। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी की प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जननायक जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव 1 महीने तक चली है। पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार 13 से 13 पूरे प्रदेश में चली और अब तक लगभग 4.5 लाख जो टारगेट था उससे ज़्यादा मेंबर्स संगठन में बने हैं और कई जिला अध्यक्षों ने। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जेजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारियों की रिव्यू मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में संगठन को कैसे आगे लेकर जाना है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो जेजेपी का संगठन विस्तार इस समय किया जा रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी तेज हो गई है और इसी को लेकर सभी जिला अध्यक्षों के साथ में बैठक भी की गई। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम की फर्रुख नगर में मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ बांटा गया। नशीला पदार्थ मिला, प्रसाद पीने से 30 लोगों की हालत बिगड़ गई और सभी का इलाज इस समय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। गुरुग्राम के फरूख नगर के गांव मुबारकपुर में मंगलवार देर रात बुद्ध माता के मेले में प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ लोगों को परोसा गया, जिसमें 10 बच्चों समेत करीब 30 लोग बेहोश हो गए। सभी को देर रात सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक किसी श्रद्धालु की तरफ से जूस का प्रसाद बांटा जा रहा था। माना जा रहा है कि उसी में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि फिलहाल पीड़ितों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। माता पे आए थे ना यहाँ कहाँ? मुबारकपुर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ को कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, तो छोटे बच्चे भी थे ना हमारे साथ, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है जी। और फिर 15-20 मिनट के बाद गिरने चालू हो गए। सर मैं सुता पड़ा सर, वो मेरे भाई थे जो ताई थी, इसके साथ ठंडा में कोल्ड ड्रिंक में इसको पिला दिया। तो प्रसाद के नाम पर लोगों को नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया, जिसकी वजह से करीब 30 लोगों की हालत बिगड़ी, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। खबर अब कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिरफिरे की करतूत सामने आई। सिरफिरे ने 10वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड अटैक किया और विरोध करने पर छात्रा के भाई को चाकुओं से गोदकर उस पर हमला कर दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहवा उपमंडल में एक सिरफिरे की करतूत सामने आई। परीक्षा देने गई 10वीं कक्षा की छात्रा पर उसने एसिड फेंक दिया और विरोध जताने पर पीड़िता के भाई को चाकू से घायल कर दिया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में बाल बाल बची पीड़िता ने बताया कि युवक उसे बार बार परेशान करता था और उसे धमकी देता था। पीड़िता के चाचा कुलवंत सिंह ने बताया कि उसकी भतीजी परीक्षा देने के बाद वापस आ रही थी और तभी उस पर तेजाब से हमला हुआ और साथ ही उसके भतीजे पर भी चाकुओं से वार किए गए। फिलहाल परिवार की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई गई है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। एग्जाम देकर वापस आ रही है अपने भाई के साथ, तो इससे लड़का जो लड़का था, उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर, तो वार किया है। काफी टाइम से ये परेशान कर रहा था। वहीं पुलिस जांच अधिकारी परमजीत कौर ने बताया कि एसिड अटैक की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही अस्पताल में भी फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, खबरें अभी तक। तो सिरफिरे की ये करतूत कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां पर एक 10वीं की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है। ऐसे में अब आपको बता दें कि हरियाणा में जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है। खबर करनाल से है। करनाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 24 घंटे में लूट की दूसरी वारदात सामने आई है। एक महिला से लाखों की लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। करनाल में पैसों का लालच देकर एक महिला से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला गाड़ी में बैठी थी और कार की पीछे की सीट पर नकदी से भरा बैग रखा हुआ था, जिसमें जेवरात भी थे, जिसे लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। महिला अपनी बेटी के साथ कार में सवार होकर पुरानी सब्जी मंडी के पास खरीदारी के लिए आई थी।
वहीं एसएचओ का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ये कोई पहली वारदात नहीं है कि जब बदमाशों ने इस तरीके से लोगों को लूटा हो। इससे कुछ दिन पहले भी एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के 7 लाखों की लूट हुई थी। फिलहाल देखना यह है कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट, 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग, जो अपना उसका बैग था, उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो जब तक उसका बैग गायब है। बिल्कुल लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। किसी को कहेंगे भाई आपकी मुगलैल गिर गया, आपके उस पर गाड़ी का नीचे गिर रहा है। तो 24 घंटे में लूट की दूसरी वारदात सामने आई। महिला से लाखों की लूट करके बदमाश फरार हो गई। लूट की वारदात पंचकुला से भी सामने आई है। पंचकुला में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए बाइक सवार ने पंप की स्वाइपिंग मशीन की चोरी की और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंचकुला में सेक्टर 3 पेट्रोल पंप पर बुलेट में पेट्रोल भरवाने पहुंचे 2 युवक पंप की स्वाइपिंग मशीन लेकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप मैनेजर ने बताया कि टेम्परेरी नंबर के बुलेट पर 2 युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। उन्होंने 160 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डालने को कहा। पंप कर्मी ने पेट्रोल डालने के बाद बुलेट मालिक को पेमेंट करने को कहा, जिसके बाद सही मात्रा में पेट्रोल नहीं डालने के आरोप युवकों ने लगाए। इस पर पेट्रोल पंप कर्मी ने रीडिंग सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कही, लेकिन बुलेट मालिक इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद उसने पेट्रोल पंप कर्मी को मैनेजर को बुलाने को कहा। जैसे ही कर्मचारी मैनेजर को बुलाने गया, उसी समय बुलेट मालिक मौके से स्वाइपिंग मशीन लेकर फरार हो गए। पंप के मैनेजर ने बताया कि आरोपी बुलेट मालिक ने 160 रुपए में 120 रुपए कैश किए थे और 40 रुपए पेटीएम के जरिए जमा करवाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखना होगा कि ये युवक कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो पंचकुला में पेट्रोल पंप से ये मामला सामने आया है, जहां पर स्वाइपिंग मशीन को लेकर ही यहां पर बाइक सवार 2 युवक फरार हो गए हैं। खबर अब सिरसा से है। सिरसा की अनाज मंडी में प्रशासन के काम की तारीफ हो रही है। किसान अनाज मंडी में व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रही हैं। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। सिरसा की अलग अलग मंडियों में गेहूं की फसल की आवक जारी। किसान मंडी में आकर अपनी फसल को एमएसपी पर बेच रहे हैं। अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और फसल को खरीद एजेंसियों की ओर से खरीदा भी जा चुका है। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान इस बार मंडी में व्यवस्था को लेकर काफी खुश भी नजर आए। किसानों का कहना था कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर फसल के दाम मिलने से भी खुशी जाहिर की। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। 2015 रेट बिका जी, सबको टॉप कनक तुलन ला रही है, कोई समस्या है कोई में। तो अब आया लेकर अब घरे जान ला रहे हैं। मंडी में किसानों के लिए प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे, जो सिरसा में देखने को मिल भी रहे हैं। ऐसे में किसानों ने राहत की सांस भी ली है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह के इंतजाम देखने को मिले। तो किसानों के लिए इस बार प्रशासन की ओर से जो तमाम दावे किए गए थे कि इस बार मंडियों में पूरी व्यवस्था किसानों के लिए की गई है, कोई समस्या किसानों के सामने नहीं आएगी। ऐसे में सिरसा के अनाज मंडी में व्यवस्थाएं सही साबित और दावे सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की ओर से खुद प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की जा रही है। खबर अब नूह से है। नूह में ट्रक चालक ने पुलिस की जिप्सी पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जवान की मुस्तैदी से बड़ी घटना घटने से बच गई। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे पर खेड़का गांव के नजदीक ओवरलोड डंपर को रुकवाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। डंपर चालक ने डंपर रोकने की बजाय पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने भी हिम्मत नहीं हारी और डंपर के आगे कांटे फेंक दिए, जिससे उसका एक टायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ओवरलोड डंपर जब आगे नहीं बढ़ा तो चालक उसे छोड़कर फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। को जागरूक कर रहे हैं कि पुलिस यातायात के नियमों की पालना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पे हेलमेट पहने, तो उससे सवारी से ज़्यादा ना बैठे। कार वगैरह चार पहिया वाहन अगर जो चला रहे हैं तो वो अपनी दोनों सीट बेल्ट लगाकर चलाएं। रेड लाइट ना क्रॉस करें और लोगों को रेड लाइट पर रोक कर बताया जा रहा है कि भाई मोटरसाइकिल पर अगर हेलमेट पहन के चलेंगे कि आपका ही जीवन सुरक्षित है। ट्रैफिक पुलिस और डंपर चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश में है। साथ ही डंपर को ठीक कराकर इम्पाउंड और चालान किया जाएगा।
तो पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बड़ी घटना होने से बच गई और यहां पर दरअसल ट्रक चालक ने जिप्सी के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना यहां पर नहीं घटी। और इसी के साथ अब खबर कैथल से है, जहां कैथल में व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड से पहले उसने मौत की वजह भी लिखी और 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर माजरा क्या है। कैथल के एम्प्लॉयज कॉलोनी में एक व्यक्ति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक की पुत्र वधू और उसके परिवार के लोग उसे मानसिक तौर पर परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या का रास्ता ही चुना। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच इस मामले की गहनता से की जा रही है। सत्तर सिंह नाम का व्यक्ति था, एम्प्लॉयज कॉलोनी का। इसने सुसाइड किया है अपने पुत्र वधू और उसके मायके वालों की से तंग आकर। अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर इन्होंने अपनी सुसाइड की है। क्या सुसाइड नोट भी मिला इस तरह? सुसाइड नोट मिला है उसकी जेब से। उसमें उसकी पुत्र वधू तन्विका और उसके फादर और उसका ताऊ है। मृतक के बेटे ने मांग की है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो एक व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या जैसे कदम को उठाना ज्यादा सही समझा। फिलहाल मृतक के बेटे की ओर से इंसाफ की मांग की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में यानी कि 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।